देखिए आज का सेशन जो है हमारा वो रिवोल्ट के ऊपर है या विद्रोह जो हुए थे। हम एक ही जानते हैं 1857 का, बट उससे अलग भी बहुत सारे विद्रोह छोटे मोटे देखने को मिले थे, चाहे ट्राइबल एरिया की बात करेंगे या किसानों के द्वारा चलाए गए थे या सांप्रदायिक थे कुछ। और वो लगातार हमारे पेपर में बहुत सारे आ रहे हैं। आपने अभी देखा होगा एनटीपीसी CBT 2 का पेपर, सॉरी CBT 1 का, वहाँ पर बहुत सारे विद्रोह को लेकर क्वेश्चन थे और काफ़ी लोगों ने डिमांड करी थी कि इसके ऊपर बताइए। मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है और ये तो हमारे SSC के एग्जाम में लगभग 7-8 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, बट उसकी संख्या थोड़ी कम रहती थी। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ ये लाइव सेशन है, ये ध्यान रखना है। मैं लास्ट में इसमें डाउट्स लूँगा आप लोगों के, अभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि फिर क्लास बीच में दिक्कत हो जाती है। विद्रोह की शुरुआत करेंगे तो देखिए हम नीचे से चलेंगे, पूरा 1700 सेंचुरी से देखेंगे हम, बट हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो विद्रोह रहा था या रिवोल्ट कहेंगे वो है मोपला। यहाँ से स्टार्ट करना ज़रूरी है। आपके एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे अलग अलग तरीके से आए थे। बड़ी बात क्या है, इस मोपला विद्रोह के क्वेश्चन आपसे ऊपर ऊपर नहीं पूछ रहा, थोड़ा डिटेल में भी पूछ रहा है। और मैंने जब 2017 का सीजीएल का पेपर दिया था, जब मैंने पेपर दिया था वहाँ पर 2 बार आया था उसी एग्ज़ाम के पूरे सिनेरियो में। अगर आप बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है, इसको समझना ज़रूरी है। देखिए पहले आधुनिक इतिहास की बात करते हैं, भारतीय आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, बड़े बड़े जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने इस रिवोल्ट के बीच में आए थे, या कह सकते हैं कि पूरी मध्यस्थता करने की कोशिश करी थी। बट जब इसका रूप सांप्रदायिक हो जाता है तब वो भी अपना हाथ हटा लेते हैं इस रिवोल्ट से या इस विद्रोह से। इसको समझना पड़ेगा कि कहानी क्या है। तो देखिए आपको सीधी बात, पहला क्वेश्चन आता है कि मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। वर्ष कौन सा था? 1921 का टाइम था ये। और आपसे पूछा जाएगा मोपला क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको दूसरा नाम भी रखा गया इस विद्रोह का, मप्पिला विद्रोह या मप्पिला रिवोल्ट के नाम से, क्योंकि ये जो समुदाय था, एक मुस्लिम समुदाय था जो मप्पिला, उनको पूरे समूह के तौर पे कहा जाता था, उनके द्वारा रिवोल्ट ये ब्रिटिश कॉलोनियल के खिलाफ हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि किसान थे। आगे मैं आपको पूरी डिटेल में कहानी समझाऊंगा। इनकी लड़ाई ब्रिटिश के साथ थी। तो अब ऑब्वियस बात है, हमारे देश में जब भी कोई लड़ाई हो रही थी तो हिंदू मुस्लिम तो अलग है, सभी ने मिलकर लड़ाई करी है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ब्रिटेन के खिलाफ या ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ। पर ये धीरे धीरे आगे जाके सांप्रदायिक बन जाता है, जिसका कारण मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी या बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर इससे पीछे हट जाते हैं। कहानी क्या थी पूरी, इसको समझना जरूरी, क्योंकि बहुत डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। और आपने कई बार जगह देखा होगा, हर किसी पार्टी का, बीजेपी के आप देखेंगे तो इसको सांप्रदायिक बताती है कि इसमें जेनोसाइड कहा जाता है हिंदू धर्म के लोगों का। आप कांग्रेस को सुनेंगे तो कांग्रेस कहते हैं कि बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था। तो मैं आपको न्यूट्रल क्रक्स या कहूँगा इस पॉइंट का आखिर में ये भी समझा दूंगा, क्योंकि पढ़ने का पर्पज़ ये भी होता है कि हमारे इतिहास में घटना हुई थी उसका क्या कारण था या पूरे क्या एस्पेक्ट थे, वो भी समझेंगे हम, ठीक है। आपको पसंद आता है इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझाना पसंद करता हूँ कि आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। पहली बात समझना है 1921 में ये होता है, किन के बीच में हुआ था? ब्रिटिश कॉलोनियन के बीच में हुआ था। पर इससे पहले समझना पड़ेगा कि कहानी क्यों हुई है। हमारे तो देखा था कि कोई भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो किसान ब्रिटिश से लड़ते थे क्योंकि उनके, आपको पता है, लगान पॉलिसी बहुत ज़्यादा सख्त हुआ करती थी, टैक्स ज़्यादा वसूल किया करते थे। कहानी क्या होती है, पहले हमें मोपला से समझना पड़ेगा। मोपला का अर्थ क्या होता है? मोपला का अर्थ होता है, अगर आप मलयालम लैंग्वेज में बात करेंगे तो इसको कहते हैं जमाई। जमाई कह सकते हैं या दामाद कह सकते हैं। अब ये जमाई, इनको दामाद क्यों कहा गया इन लोगों को? देखिए आपको पता है जब मोहम्मद बिन कासिम वगैरह आते हैं तो आपको पता है हमारा तटीय इलाका कहाँ पड़ता है? केरल। इस वाले इलाके में जो भी आक्रमणकारी हुआ करते थे पहले यहीं से आते थे, फिर वो यहाँ पर बसने लग गए। इसलिए आप देखेंगे मुस्लिम बहुल इलाका भी आपको इस केरल वाले स्टेट में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो ये आके यहाँ पर इन्होंने जब देखा, इनको व्यापार अच्छा मिल गया, ये तटीय इलाका था, यहाँ से व्यापार भी अच्छे से आसानी से हो जाता था, तो उन्होंने यहाँ पर बसने का फैसला करा और यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे शादी करनी स्टार्ट करी। ये सारे अरेबियन थे या अरब से आए थे। ये जब इनको अच्छा रोजगार देखने को मिला तो इन्होंने अपना यहीं पर बसावट कर ली, यहाँ की महिलाओं से शादी करके। एक लंबे समय तक इन्होंने बहुत अच्छे से व्यवसायी तौर पे बन गए थे और बिजनेसमैन कह सकते हैं, बहुत ही वेल या संपन्न लोगों में से इनको बोला जाएगा। पर धीरे धीरे जैसे ब्रिटिश या पोर्चुगीज आने लग जाते हैं तो वो अपने इस इलाके में दोस्त जमा लेते हैं, और जो भी वहाँ के नॉर्मल जमींदार थे या बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, इनफैक्ट राजा थे, उनको पराजित करके उन जगहों को अधिकार में ले लेते हैं। सेम कहानी इनके साथ होती है। पहले बहुत अमीर थे, फिर धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। कमज़ोर होते होते ऐसी स्थिति इनकी आ गई कि ये एक टाइम पे जमींदार से सीधे किसानी पे आ गए। पहले जमींदार होने लगे जब इनकी स्थिति बिगड़ने लगी, क्योंकि सारे व्यापार में कंट्रोल किन्होंने कर लिया? ब्रिटिश और पोर्चुगीज ने कर लिया। अच्छा, दिक्कत यहाँ पर थी, फिर किसान बन जाते हैं। किसान इस लेवल पे बने कि इनके आगे जो हिंदू लोग हुआ करते थे वो जमींदारी थी उनके पास, और अच्छे खासे जमींदार थे। आपको पता है कि बहुत लंबे समय से जमींदार और किसानों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। इसी में क्या होता है कि हिंदू जो
जमींदार लोग थे, उन्होंने आधा कहेंगे संपन्न ज़्यादा लोग थे, तो इन्होंने पूरी तरीके से वहाँ पर धांस जमा ली और ज़्यादातर क्या हुआ करता था, शोषण भी हुआ करता था इन तरीके से इन किसानों का। इन किसानों ने पहले ब्रिटिश लोगों के खिलाफ युद्ध करना स्टार्ट करा, पर कुछ एक दो यहाँ पर जो मैं आगे बात करूंगा, जो इनके मोपला विद्रोह के जो मेन लीडर हुआ करते थे, उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रूप में डाल दिया, और जिसके कारण ये विद्रोह इतना ज़्यादा पैमाने पर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात आपसे पूछा जाएगा, इस विद्रोह को लीड किसने करा था, तो दो व्यक्तियों का नाम आता है। एक व्यक्ति का नाम है अली मुशलियार, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ हिंदी में, कुछ लोग हिंदी पसंद करते हैं। मुसलियार, मैं फोटो भी आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको कनेक्ट करने में फ़ायदा होगा। ये है अली मुसलियार, बट ये अगर आप बोलेंगे पूरे रिवोल्ट का मेन मास्टरमाइंड नहीं माना जाता। मास्टरमाइंड का नाम है, वो है आपके वरियन कुन्नाथ। क्या नाम है? वरियन कुन्नाथ। पूरा नाम था वरियन कुन्नाथ कुंजा अहमद हाजी। ये मेन मास्टरमाइंड के तौर पे जाना जाता है इस पूरे रिवेल का या इस विद्रोह का। लड़ाई ब्रिटिश के खिलाफ थी, पर इसने हिंदू मुस्लिम कर दिया। हिंदू मुस्लिम करने का क्यों? क्योंकि आपको पता है जमींदार वहाँ के हिंदू थे बड़े पैमाने पर वो एक लड़ाई इस तरीके की थी, चलिए आप जमींदार से लड़े तो उस तरीके से लड़िए। इसने पूरा इसको सांप्रदायिक बना के वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से जेनोसाइड करा, जिसमें बहुत सारे हिंदुओं की मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसको लीड किसने करा था, या ऐसा कौन सा विद्रोह रहा था जो 1921 में, जिसमें महात्मा गांधी ने पहले बात करी थी, फिर वो वहाँ से हट जाते हैं। तो वो इसी वाले मैं आपको रिवोल्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मोपला वाली कहानी में। कहानी इसकी और मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको और आसानी से समझ में आए। आपके एक पेपर में आता है, मैं डाउट बाद में ले लूँगा आपके। शौकत अली थे इसमें शामिल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जैसे मैंने बताया सारे के सारे वापस हट जाते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे हम समझे इसको। अब देखिए समझने वाली बात है, आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर तो बता दिया कि मोपला विद्रोह हिंदू मुस्लिम था, क्या था, पूरी चीज़ें हमने समझ ली है, पर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ पर कि ये एक्चुअल में सांप्रदायिक था कि नहीं। तो बिल्कुल था ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, हमारा से कोई लेना देना नहीं है, हमें पढ़ना है, और हमारा पढ़ने का मेन पर्पस होता है कि हम किन किन सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आपको ये सोर्स कहाँ से देखने को मिलता है कि मोपला के बारे में सांप्रदायिक दंगे कहे गए थे, तो वो कहा जाता है आपकी मोपला बुक से। और मोपला बुक मैंने यहाँ पे लिखी है, ये रही बिल्कुल, ये वी.डी. सावरकर के द्वारा इन्होंने मोपला को बहुत अच्छे से एक्सपोज करा, और इसमें इन्होंने महात्मा गांधी जी की भी गलतियों को बताया कि एक तरीके से अगर वो चाहते तो बीच में मध्यस्थता करके इसको रोक सकते थे। पर मास्टरमाइंड जिस व्यक्ति का मैंने बताया है कि वरियन नाम जा था, वो सबसे मेजर, इसमें फोटो तो नहीं है पर मैं आपको समझा रहा हूँ उस व्यक्ति के बारे में कि उसने मेन लड़ाई की आग बुनाई थी, और उसने एक तरीके से हिंदू महिलाओं की बहुत ज़्यादा जेनोसाइड हुआ, इसमें गर्भवती महिलाओं को मारा गया, रेप किए गए, जो बच्चे थे या पुरुष थे सभी को आग लगा दी गई। बहुत ही हिंसक ये घटना देखी जाती है, जिसमें इन्होंने इस पर बहुत डिटेल में लिखा है वी.डी. सावरकर। पर अगर आपको वी.डी. सावरकर का इतिहास पता होगा तो आपको सभी को पता है ये आरएसएस से जुड़े हुए थे, ये हिंदुत्व सोच के साथ चलते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हम इसमें एकदम बाइस भी नहीं कह सकते, न्यूट्रल नहीं माना जा सकता इनके तथ्यों को। अगर आप देखेंगे ऊपर से, आप बोलेंगे हिंदुत्व थे तो इन्होंने मुसलमानों को टारगेट में लाना था, पर ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं समझना है हमको, हमें पढ़ाई करनी है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप पढ़े लिखे आदमी तो इन चीज़ों पे ना पढ़ा करें, क्या है हिंदू क्या मुस्लिम, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी जगह में स्टेबिलिटी लेकर आती हो, उनका मेन मोटो होता है कि आपको तोड़े और अपने काम करे। तो हमारा मेन मोटो होना चाहिए पढ़ाना या पढ़ना, उससे ज़्यादा चीज़ों पे ना सोचेगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, दूसरी बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। यूपीएससी का एग्जाम था 2013 का, यूपीएससी 2013 का पेपर था। वहां पर पूछा गया था कि बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी बुक में मोपला के बारे में उन्होंने विद्रोह के बारे में डिटेल में लिखा है, वो यही बुक है। आपके पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो शक नहीं कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप जानते हैं बहुत अच्छे खासे धर्मनिरपेक्ष आदमी थे, वो हमेशा हर किसी तबके को ऊपर उठाने की बात करते थे, पर उन्होंने बहुत सख्ती से इस वर्ड को यहाँ पे लिखा है कि ये कोई विद्रोह नहीं था, ये जेनोसाइड था जिसमें हिंदुओं को कत्लेआम तरीके से मारा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको जरूर याद रखिएगा। एक और है इसमें, मैं यहाँ पे इससे ज़्यादा अच्छा बेस्ट सोर्स अगर मैं बताऊं तो वो है आपकी गोपाल नायर के द्वारा लिखी गई बुक। ये बीपीएससी के पेपर में आई थी, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारी बुक्स यहाँ पे क्लियर करूँ कि मोपला से रिलेटेड क्या है ये बुक्स, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनकी बुक का नाम था द मोपला रिबेलियन, आप लिख लेना। इस बुक में इन्होंने जी गोपाल नायर जी, जो व्यक्ति थे गोपाल नायर जी, इन्होंने बहुत डिटेल में चीज़ों को लिखा है, और इसको सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है इस मोपला विद्रोह के बारे में बात करते हुए।
क्यों माना जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है, गोपाल नायर या नायर बोला जाता है इनको, ये उस समय डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे यहाँ पर इस जगह में। और इन्होंने पूरी तरीके से जो कहते हैं ना आई विटनेस जिसको कहा जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छे से देखा हो पूरी घटना को, तो यही माने जाएंगे। तो इन्होंने बहुत डिटेल में लिखा कि महिलाओं को एकदम डेली मारना, बलात्कार होना ही वहाँ पर एकदम आम बात थी। ब्रिटिश लोगों ने बहुत कोशिश करी थी इसको रोकने की, बट जिस तरीके का हिंसक आंदोलन था उसमें वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और उसमें एक दिन में कहा जाता था कि लाशें एकदम रोडों पर देखने को मिलती थी, और इसमें चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया था। इसलिए उन्होंने हिंदू जेनोसाइड भी उन्होंने इस बुक में अपनी लिखा था। दो सोर्स मैंने आपको बता दिए, एक तो है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एक वी.डी. सावरकर, और तीसरा हमारे गोपाल नायर जी हो गए। अगला नाम है जो हमारी एनी बेसेंट है, इनका भी बहुत बड़ा इसमें नाम आता है। इस पूरे मोपला विद्रोह में कहानी बताती है मोपला की, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी, मैंने आपको कहानी बताई थी कि होम रूल लीग बनाई थी, तो इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई थी इस इलाके में। द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इनकी बुक है, बहुत बार पेपर में आ रखी है, एनी बेसेंट की। इन्होंने मोपला विद्रोह को सीधे बोला कि ये एक तरीके से महिलाओं पे किया गया आक्रमण है। हिंदुओं में तो हुआ है, बट खासकर टारगेट महिलाओं को किया गया था। इन्होंने उसमें भी हिंदू जेनोसाइड वाला वर्ड यूज़ करा है। तो सारी बुक अगर हम देखेंगे, आपको न्यूट्रल भी देख ली हमने, वैसे भी देख ली, तो ये बिल्कुल एक सांप्रदायिक दंगा था, जिसमें शुरुआत में ब्रिटिश को लेकर था, बाद में हिंदू मुस्लिम हो जाता, और जिसमें मास्टरमाइंड, एक मैंने नाम आपको बताया था, उसने पूरी तरीके से इस हिंदू जेनोसाइड को करा था। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब बात आती है किसको रोका कैसे गया था। रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो किया गया होगा। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने हाथ पीछे कर लिया। ब्रिटिश जितनी सत्ता में थी उन्होंने पूरी ताकत लगाई। ताकत लगाने के बाद इन्होंने एक घटना और करते हैं जो उसी मालाबार या आप कह सकते हैं मोपला विद्रोह से जुड़ी हुई थी, जिसको कहा जाता है वैगन त्रासदी, या कहेंगे द वैगन ट्रेजेडी। इसी से जुड़ी हुई है। पूरी कहानी मैंने समझा दी आपको। आपसे मैंने बुक्स क्यों आपको यहाँ पे कोट करी है, क्योंकि पेपर में बहुत सारे आते हैं कि बोला जाएगा कि बताइए मोपला विद्रोह के बारे में एनी बेसेंट ने कौन सी बुक में लिखा था, तो फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और वी.डी. सावरकर की हमने मोपला की बात करी है, पेपर में आ रखा है CHSL 2021 के पेपर में कि किन्होंने लिखी थी, वी.डी. सावरकर जी ने लिखी थी। और पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन्होंने इसमें लिखा था। और आपके भीमराव अम्बेडकर जी ने ये बोला था कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी इस पे बातें उठाई थी, अगर वो चाहते तो इसमें कंट्रोल किया जा सकता था। मैं कभी और आपको डिटेल में बताऊंगा। बट इसके बाद अगली हमारी कहानी हो जाती है जो इस मोपला विद्रोह को ब्रिटेन के या ब्रिटिश अधिकारियों ने बहुत कोशिश करी थी रोकने की, और अंतिम रूप में वो एक वैगन ट्रेजेडी करते हैं, जिसके कारण उन पर भी बात देखने को मिल जाती है और बहुत ही गलत धारणा देखने को मिलती है जो ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनाई थी। उसी को वैगन ट्रेजेडी कहा जाता है। क्या नाम है, देखिए, ये होता है जब मैंने बताया 1921 की लड़ाई चल रही थी, ये अगस्त में शुरू होता है सब। फिर यहाँ से जो ब्रिटिश या अंग्रेजों ने अपनी तरफ से कार्रवाई करनी थी, ये क्या करते हैं, एक ट्रेन का बॉक्स होता है या डिब्बा जिसको कोच कहा जाता है, उसमें जो भी थे मोपला में विद्रोह कर रहे थे लोगों को पकड़ लेते हैं ये रास्ते से जितने लोग मिलते हैं। और इन्होंने बोला था कि हम इनको जेल में डालेंगे, जाके इनको प्रताड़ित करेंगे, तभी इनको समझ में आएगा कि क्या होती है, क्योंकि इसमें ब्रिटिश अधिकारी बहुत सारे मारे गए थे। इसको वैगन ट्रेजेडी कहा गया। कहानी क्या थी कि जब एक ट्रेन का डिब्बा था उसमें इनको ठूस दिया गया, लगभग 100 लोग थे, और इसको ये बोल के ले जाया गया ट्रेन को कि हम वहाँ पर इनको छोड़ेंगे और वहाँ पर जेल में डालेंगे। पर जैसे ही वहाँ तक जाते तो ये आधे रास्ते में देखा गया कि 100 लोगों में से लगभग 80 लोग ऑलरेडी इसके अंदर मर चुके थे। और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, ऐसा नहीं था कि मुस्लिम को उठा के ले गए हों या हिंदू को ले गए हों, दोनों को सम्मिलित तौर पर लेकर गए थे, जिसका भी बहुत ज़्यादा भर्त्सना करी थी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो ये एक वैगन ट्रेजेडी जोड़ी जाती है। पूछा जाएगा किससे संबंधित है वो, तो मोपला विद्रोह से संबंधित है। बाकी आप पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। 10 नवंबर 1921 को भारत के केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में हुई बड़ी संख्या में कैदियों की मौत हुई थी। मालाबार में मोपला विद्रोह नामक अशांति के बाद कैदियों को हिरासत में लिया गया और उनकी मृत्यु हो गई थी, जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई। आज भी वहाँ पर उसका म्यूजियम बनाया गया है, आप देख सकते हैं। एक जो रेल कोच था उसको यहाँ पर रखा गया, आप उसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं ऊपर से। इस तरीके का आपको चीज़ें देखने को मिलती है। तो मोपला विद्रोह की कहानी आपको पूरी समझ में आ गई होगी। बहुत सारे डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाएगा जब कब हुआ था, क्या कौन कौन से बड़े बड़े ऑथर ने क्या क्या लिखी है। देखिए, कांग्रेस ने फिर भी इस चीज़ के ऊपर बोला है, पूरा खुल के तो नहीं बोलती कांग्रेस, पर वो बोलती कि एक सांप्रदायिक इसको बताया जा रहा है, बट सांप्रदायिक था नहीं। और महात्मा गांधी जी को सीधे टारगेट किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी का ऊपर से ये कहना था कि ये लोग इसको सांप्रदायिक दंगा बता रहे, पर ये रियल में है नहीं। पर बाद में जब रिपोर्ट आती है और लगभग ये माना जाता है कि 10,000 लोग मारे गए थे इसमें हिंदू। फिर इसके बाद महात्मा गांधी जी को भी बोला गया कि इम्पीचमेंट, क्या कहते हैं उसको, इम्पीचमेंट कह रहा हूँ मैं आपको, ध्रुवीकरण जिसको कहा जाता है, उस तरीके की अपीजमेंट कि
राजनीति कर रहे हैं, तो वो गलत बोला जाएगा, इस तरीके से तो नहीं बोला जाना चाहिए। पर हाँ, कुछ चीज़ों को मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। कुछ है डाउट यहाँ पर पूछ लीजिए, मैं आगे की तरफ चलता हूँ। नहीं, ये 4 मेजर बुक है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े व्यक्तित्व के द्वारा लिखी गई है, जो मैंने आपको बता दी, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, अगली बुक है हमारी। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको, देखिए हमारे देश में किसी भी तरीके से देखा जाए, एक स्टूडेंट, एक बार मैं क्लास ले रहा था तो मुझे उनकी बातें पसंद नहीं आई, तो थोड़े हिंदू मुस्लिम वाली बातें करने लगे। मैंने आपको हमेशा बोला, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपका काम पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। हाँ, इसके बाद जब क्लास से किताब अपने छोड़ दी, कॉपी छोड़ दी, उसके बाद आपको अपनी जो भी पॉलिटिक्स को आप सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस बीजेपी जिसको भी करते हैं, तब करें। हमारा धर्म है, हम किताब पढ़ रहे हैं तो हम अपने जो तथ्य हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, बस उतने तक ध्यान रखें। इन चीज़ों में अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे तो वैल्यूबल रहता है। जब मैं कई क्लासेस लेता हूँ, लोग कहते हैं कि आप हिंदू क्या नाम है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो न्यूट्रल आदमी हमेशा ऐसे दिखने को मिलता है। तो आप हमारी पढ़ाई पे फोकस करना हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह ये क्या होता है, इसका साल बहुत बार पेपर में पूछा गया। 1855 से लेकर 56 के बीच में ये संथाल विद्रोह हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या है, संथाल आपको मैंने कई बार करंट अफेयर में, स्टैटिक जीके में आपको बताया, एक संथाल ट्राइब है, या कहेंगे संथाली, उसको जनजाति के रूप में जाना जाता है। और हमारी द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ से बिलोंग करती है, इसलिए हमारे देश की पहली प्रेसिडेंट बात करेंगे ट्राइबल मिनिस्टर के तौर पर अगर हम बोलेंगे कौन रही थी, तो प्रेसिडेंट हमारी रही है ट्राइबल द्रौपदी मुर्मू जी। वो खुद संथाल से आती हैं, या संथाली कम्युनिटी से देखने को उनको मिलता है। इनकी कहानी में आगे जोड़ूंगा, पेपर में कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आए थे। पर समझने वाली बात है, देखिए लड़ाई कैसे होती है, ये पूरी स्टोरी हमें समझना पड़ेगा कि संथाल का रिबेलियन किस तरीके को देखने को मिला। 2 नाम आपको देखने को मिलेंगे, सिद्धू और कान्हू मुर्मू के द्वारा। इन दोनों ने, ये 2 व्यक्ति हैं, इन्होंने ही इसका लीड करा था। पर इसको समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जिसका नाम है दी परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। एक लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा एक पॉलिसी लेकर आई जाती है, अधिनियम लाया जाता है। उसमें मतलब क्या था, उसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया था। इसी को कहते थे स्थायी बंदोबस्त, या स्थायी बंदोबस्त ही नाम दिया जाता था हिंदी में शायद, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। इसमें यह कहा गया ब्रिटेन के द्वारा, क्योंकि 1770 के टाइम चल रही थी बात। उस समय आपको पता है बंगाल में बहुत अच्छा फेमाइन आता है, बहुत बड़े पैमाने पर। फेमाइन मतलब अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण किसानों की बड़ी दुर्गति हो जाती है। अब किसान उसमें बहुत ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, क्योंकि लगान उनको देना होता था। तो ब्रिटिश अधिकारी समझ गए थे कि हमारा जो रेवेन्यू हमें जनरेट करना है वो नहीं मिल पाएगा हमको। तो क्या करते हैं कि फेमाइन से बचने के लिए, उनको पता था कितने लंबे समय तक इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, तो ऐसे करते हैं कि ज़मीन जो है हमारी, वो हम जमींदारों को बेच देते हैं। जमींदारों को स्थायी बंदोबस्त की नीति इसलिए कहा गया था, और पूछा था किसने लेकर आए थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आते हैं कि हम जमींदारों को ज़मीन दे रहे हैं, हम आपसे एक फिक्स्ड रेट आपसे लेंगे टैक्स के तौर पे, और आप जमींदारी के हिसाब से अपने जो भी आप किसानी से काम करवाना चाह रहे हैं करवाइए, हम उसमें बीच में नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ करता था ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में और किसानों के बीच में। अब जमींदारों को दे दी गई है, तो इसलिए इसको कई बार जमींदारी व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, जमींदारी प्रणाली। ठीक है, ये सब ठीक ठाक चल रहा था। अब खुद सोचिए, ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, दिमाग में क्या चल रहा होगा उनको ये तो दिख गया कि रेवेन्यू हमें जनरेट करना है, पर अकाल पड़ गया, दिक्कतें आ रही है। पर उनको ये चीज़ तो समझ में आ गई थी, जो हमारा इलाका है, आप अगर उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बंगाल वाला इलाका देखेंगे तो बहुत घनी जंगल वाला आबादी है। तो वहाँ पर इनको ये समझ में आने लगा कि अगर हम लैंड एरिया ज़्यादा बढ़ा देंगे तो रेवेन्यू हमारे पास ज़्यादा आने लग जाएगा। तो ये क्या करते हैं, बिहार, झारखंड, वैसे उसको बंगाल कहा जाता था पूरी तरीके से, पश्चिम बंगाल और जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है, उस पूरे इलाके को खाली कराने की बात करते हैं। कहते हैं कि हमें वनों को काटना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा लैंड एरिया मिलेगा, और जितना ज़्यादा लैंड एरिया होगा तो वहाँ पर आपको पता है एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, कल्टिवेशन ज़्यादा होगा, तो रेवेन्यू हम ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरीके से एक तरीके की समुदाय की कुछ लोग थे, इनका इतिहास अलग देखा जाता है संथालियों का। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऊपर ऊपर मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, और बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहानी आने लग जाती है कि हाँ, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट कब आया था। 1793 की बात है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि इनको कुछ समुदाय के लोग आए होते हैं बाहर से, कंबोडिया से कहा जाता है कि संथाली लोग आए थे। तो इनको बोला जाता है कि आपका काम क्या है, तो इनका मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर करना, जो उस समय दिक्कतें आ रही थी। पर इनका एक और काम था, जो वनों को बहुत अच्छे से काटते थे। हर किसी के पास वो स्किल्स नहीं होती जो आप काम करते हैं, तो ये पेड़ों को बहुत अच्छे से काटते थे, उसको प्लेन कर देते थे, फिर खेती बाड़ी भी करते थे। इनके एरिया को देख के फिर ब्रिटिश अधिकारियों को समझ में आ गया, हाँ ये काम ठीक है, आप करिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको काम देती है, और ये पूरा इलाका जो हमारा है, आपको पता है बंगाल वाला इलाका, जिसमें झारखंड वगैरह सब चीज़ सम्मिलित है, इसको पूरा ही साफ कर देते हैं।
काफ़ी हद तक एरिया को, और वहाँ पर ये अपनी आबादी बना लेते हैं और फिर वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों को इतना नहीं पता था कि जिस पैमाने पर काम कर रहे हैं इतनी अच्छी एग्रीकल्चर का रेवेन्यू मिलेगा, पर जैसे मैंने बताया इनके पास स्किल्स बहुत अच्छी थी, ये एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा करते थे काम, इन्होंने बहुत अच्छे से प्रोडक्शन करा और जितना रेवेन्यू पहले आया करता था उसी बीच में जब जैसे 1800 के आसपास पहुँचने लग जाते तो ये 40-50% ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा देते हैं। अब इससे ब्रिटिश अधिकारियों का दिमाग खराब हो जाता है। उन्होंने इनको जगह दे दी थी कि आप यहाँ पर बस जाइए। अब वो क्या कहते हैं, जगह खाली करिए आप और हम आप पे टैक्स ज़्यादा इंपोज करेंगे। दूसरी बात आपको पता है, मैंने बताया जमींदारी व्यवस्था लेकर आ गए थे, परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी। उसके कारण क्या हो रहा था कि एक तो जमींदार परेशान कर रहा था, ऊपर से ब्रिटिश अधिकारी टैक्स ज़्यादा लगा दे रहे थे, कह रहे थे कि आप इतना एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो टैक्स भी ज़्यादा लगेगा। एक तो वो जमींदारों से परेशान हो रखे थे, ब्रिटिश अधिकारियों के रेट से परेशान हो रखे थे। फिर उनको दिमाग में आया कि जब हमने मेहनत करी है, इस पूरे पेड़ वेड़ काट के हमने इसको खेती बाड़ी वाली जगह बना दी है, तो अब हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। यहीं से स्टार्ट होता है संथाल विद्रोह, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब स्टार्ट हो जाता है, 1855 से लेकर 1856 के बीच में ये देखने को मिलता है। आपको दिख रहा होगा ये किस तरीके से आदिवासी खड़े थे। और ये ऐतिहासिक घटना मानी जाती है क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों को किसी ने पीछे करा है जनजाति विद्रोह में। आगे हम वो भी देखेंगे, वो हमारे पेपर में बहुत सारे आते हैं। उसमें इकलौता ऐसा ये विद्रोह है जिसमें ब्रिटेन अधिकारियों को पीछे कर दिया था इन्होंने, या ब्रिटिश सरकार जो एक पहले पैमाने में हार गई थी, दोबारा से फिर इनको बड़ी सेना लेकर आना पड़ता है। पहले लड़ाई होती है नॉर्मली, और ये दोनों भाई जो थे, भाई तो नहीं कहेंगे पर हाँ समुदाय के तौर पे इनको भाई कहा जाता है। तो ये सिद्धू और कानू मुर्मू नाम था पीछे दोनों की कास्ट में। ये दोनों युद्ध करने का ऐलान करते हैं कि कहते हैं कि देखिए मर तो वैसे भी रहे, तो लड़ाई करके मरेंगे। ये अपने क्या करते थे, तीर धनुष रखते थे अपने पास। जैसे कुछ ब्रिटिश अधिकारी आते हैं इनसे लगान लेने के लिए, तो ये मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये कहते हैं हमारी जगह अब आप यहाँ पर नहीं आएंगे, जो हम अनाज पैदा करेंगे वो हम खुद अपने हिसाब से करेंगे, आपको हम कुछ नहीं देंगे। लड़ाई इस तरीके से बढ़ती है, पहले कुछ अधिकारी मरते हैं, फिर धीरे धीरे सेना आती है, वो भी खत्म हो जाती है। अब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, बहुत अच्छे तरीके से आक्रमण करते हैं। फिर क्या होता है आपको पता है, ब्रिटिश जो लोग थे उनके पास अच्छे वेपन्स थे, इनके पास तीर धनुष थे, क्या कर लेते हैं, तो इनको फिर बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ता है। और इसमें एक तरीके से कहा जाता है इनकी पूरी आबादी खत्म हो गई थी संथालियों की। पर बाद में अंतिम रूप में ये भी समझ में आ गया था ब्रिटिश को कि ये किसी न किसी तरीके से इन्होंने हमें परेशान करा है, जिसमें इन्होंने हमको दिक्कत करी है। तो ये इनके साथ एग्रीमेंट करते हैं 1856 में, और इसमें कहा जाता है कि हम आपको कुछ आपके अधिकार आपको देते हैं और इसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। क्यों करा हो गया, आप भी दिमाग लगाइए, क्योंकि इनको पता है कि एग्रीकल्चर में इनके पास अच्छा स्किल है। अगर हम किसी और लोगों को बैठाएंगे तो इतना अच्छे से रेवेन्यू करके नहीं देंगे, तो कम से कम रेवेन्यू तो आ ही रहा है हमारा, तो इसलिए इनको एक एग्रीमेंट के तहत ये लगा देते हैं। कुछ और क्वेश्चन है तो पूछिए, आपसे बहुत मेजर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आपको MCQs बेसिस में बता देता हूँ। संथालियों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आता है। ये थर्ड लार्जेस्ट हमारी ट्राइबल एरिया है या ट्राइबल कम्युनिटी मानी जाती है, थर्ड लार्जेस्ट अगर आप बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे कौन सी है, भील। कौन सी है, भील। दूसरे नंबर पे कौन सी है, गोंड। और थर्ड नंबर पे कौन सी आती है, संथाल। यहाँ पे लिखा भी देखिए, द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से आती है, SSC सीजन 2022 में आया था। इसके बाद लिखा है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, संथाल। पहली कौन सी, भील, दूसरी है गोंड। इसके बाद हमारा है संथाल जनजाति मुख्यतः किसके जगह में पाई जाती है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। हजारों बार पेपर में आया, अभी आपका सीजन 2023 हुआ था, वहां पर भी आया था ये। पर एक अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है कि संथाल की आबादी सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलती है, तो है झारखंड वाले इलाके में। अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो ये उड़ीसा में भी है, बट झारखंड में सबसे बड़ी आबादी है। खुद भी आप समझ सकते हैं कि इलाका किस तरीके का, घनी आबादी का है वो झारखंड वाला इलाका। ज़्यादातर ट्राइबल एरिया वहीं पर देखने को मिलता है। उड़ीसा फिर भी थोड़ा डेवलप है, तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा आबादी आप बोलेंगे तो झारखंड, और इसके बाद उड़ीसा पड़ता, फिर वेस्ट बंगाल में कुछ है। कंट्री वाइज अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि यूपी PCS के पेपर में आया था, तो नेपाल और बांग्लादेश में भी आपको संथाल जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं। अब आपसे देखिए दिमाग में आ सकता है, अब हम पढ़ ही रहे कुछ चीज़ों को, तो कोशिश करिए कि उसको रिलेट करके पढ़े, रट्टा ना मारना पड़े। और हमेशा मैंने बोला चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ रहे हैं आप उसमें इंटरलिंक करें, क्योंकि GS डेली नहीं पढ़ा जाता, और अगर उसको पढ़ना है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको भील कम्युनिटी के बारे में कई बार बता रखा है, ये सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन देखी जाती है। लगभग कहेंगे तो 37%, अगर ट्राइबल एरिया की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा कैरी करती है। इसके बाद फिर 25% के आसपास गौंड जनजाति देखने को मिलती है। भील कौन कौन सी जगह में ये समझना है। देखिए ये है आपके मध्य प्रदेश में पहली, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही भील कम्युनिटी देखने को मिलती है, ट्राइबल एरिया। ये पेपर में आ रखा है आपके, हालांकि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम था, पर आपको ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश। दूसरा इसी के बगल में है कि स्टेट राजस्थान, फिर है आपका गुजरात,
फिर है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, और एक और स्टेट है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एक और मेरे दिमाग से निकल रहा है, एक और जगह में है ये रहते हैं। 4 स्टेट मुझे याद आ रहे हैं, 5वां स्टेट एक और है जहाँ पर इसकी आबादी देखने को मिलती है, पर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। पर 5 जगह आपको याद रखनी है क्योंकि आपसे ऑर्डर रखे जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सी जगहों में आपको देखने को मिलते हैं ये। पता नहीं महाराष्ट्र में है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक स्टेट छूट रहा है कोई, अभी याद आ जाएगा तो बताऊंगा आपको। अब गोंड कहाँ पर मिलते हैं, ये आपकी देखिए बहुत अलग अलग जगहों में है। एक तो मध्य प्रदेश में है ये गोंड, आप नॉर्मली जानते होंगे जो बिहार की तरफ रहते हैं। मध्य प्रदेश है आपका, बिहार है, झारखंड में देखने को मिलते हैं, आपके उड़ीसा में है ये, ठीक है, एक आंध्र प्रदेश हो गया और एक हो गया तेलंगाना। ये स्टेट आपको याद रखने, 1 2 3 4 5 6, एक स्टेट मैं भूल रहा हूँ, एक हाँ महाराष्ट्र में भी देखने को मिलते हैं पर बहुत कम मात्रा में। सबसे ज़्यादा आपकी गौंड जनजाति अगर आप ओवरऑल पूछेंगे तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, पर ये पेपर में आज तक आया नहीं, बस पहला आया है भील सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। आपसे पूछा था संथाली जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर आबादी में है, वो है आपके झारखंड में, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको इंटरलिंक कर रही है, आने चाहिए। मैं भूल रहा हूँ एक स्टेट अच्छा खासा मुझे याद था, बहुत पहले पढ़ा था तो कुछ चीज़ें दिमाग से निकल भी जाती है। देखिए एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, झारखंड के बारे में अगर आप लेके चल रहे हैं, आपसे दिमाग में आएगा कि क्वेश्चन पेपर में आता है कई बार कि जो संथाली कम्युनिटी के लोग हैं ये पूजा किनकी करते हैं या कौन से धर्म से आते हैं, तो ये आते हैं सरना धर्म से। किससे आते हैं? सरना धर्म से। सरना धर्म क्या होता है? देखिए ये हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का एक शाखा कह सकते हैं, ब्रांच कह सकते हैं, प्रॉपर हिंदू धर्म नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए हिंदू धर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, हमारा बहुत वैदिक तरीके से चले आ रहा है। और आपको पता है हमारे धर्म में प्रकृति की पूजा होती है, हर तरीके से कोई भी चीज़ आप देखेंगे सभी में हम देवता का वास मानते हैं। सेम कहानी इनकी भी है, इसलिए आप कह सकते हैं हिंदू धर्म से मैच करता है, पर ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए इन्होंने सरना धर्म के लोगों ने कुछ डिमांड करी थी, जैसे द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी थी। आपने एक आंदोलन भी देखा होगा छोटा मोटा झारखंड के लोगों के द्वारा। तो ये पेपर में कई बार आता है कि कौन सी कम्युनिटी के द्वारा ये प्रैक्टिस किया जाता है धर्म, ये सरना धर्म, तो संथाल कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है ये। और इसमें क्या होता है, प्रकृति की पूजा होती है। इसी में आपको 2-4 चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे एक बोहाई फेस्टिवल होता है, बोहाई फेस्टिवल ये एक तरीके से दिवाली के टाइम पे ही आता है। बोहाई फेस्टिवल बहुत फेमस है, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। जब आ रखा है टॉपिक तो मेरा पॉइंट है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक जीके भी साथ में लेके चले। बोहाई फेस्टिवल इनका मनाया जाता है। एक और है बाहा फेस्टिवल, ये स्प्रिंग में मनाया जाता है, स्प्रिंग के आगमन में, तो इसको बाहा फेस्टिवल भी कहा जाता है। और एक तरीके से इसका दूसरा नाम है कि फ्लावर फेस्टिवल, तो वसंत की ऋतु के आगमन के तौर पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है बोहाई फेस्टिवल, ये कई बार मैंने आपको करंट अफेयर में करा रखा है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। और कुछ है? ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन देखिए, ये होता है कि तरीका रिलेट करके आना चाहिए आपको। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं बार बार कोशिश करिए कि रिकॉल करें और उस टॉपिक को मल्टीपल टाइम रिविजन में डालें। हाँ देखिए, नेतृत्व हमेशा पूछेगा किन किन्हों ने करा है, जैसे मैंने वहाँ पर बता दिया था आपको, वरियन के बारे में मैंने बताया था, मोपला विद्रोह में उन्होंने नेतृत्व करा था। सेम कहानी सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू ने इसमें करा था। भाषा कौन से संथाली लैंग्वेज की? संथाली ही होती है उनकी लैंग्वेज, संथाली लोगों की। वैसे देखिए अब क्या होने लगा कि ये थोड़ा हिंदी भाषा में भी बिलीव करने लग गए, क्योंकि जब ये मॉडर्नाइजेशन होने लग जाता तो वो भाषा एक दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो इसलिए ये यूज़ किया जाता है। हाँ, मैं एक टॉपिक को ख़त्म करने के बाद आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। हाँ, एक चीज़ सही कह रहे हैं, सही याद आ गया, छत्तीसगढ़ जोड़ लेना। छत्तीसगढ़ में कह रहा था ना, कोई स्टेट भूल रहा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ कौन सा जोड़ा था? मध्य प्रदेश, भील कम्युनिटी का मैंने जो बताया था मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मैंने बोला था, गुजरात आपको बोला था, और राजस्थान मैंने आपको बोला था। सेम कहानी इसमें भी दूसरे वाले में छत्तीसगढ़ जोड़ देना। ये बहुत बार पेपर में आया, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टेट आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सही याद दिलाया आपने, हो जाता है कई बार दिमाग इधर उधर हो जाता है। कौन सा एग्रीमेंट किया गया था? एग्रीमेंट संथाल प्रैग्नेस किया गया था। संथाल प्रैग्नेस कहा जाता है इसको, या प्रैग्नास कहा जाता है ऐसे, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा।
इसको ट्रीटी के तौर पे कहा जाता है जो 1856 में दी गई थी, या संधि कह सकते हैं, एक्ट कह सकते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और संथालियों के बीच में हुआ था। क्योंकि उन्होंने जब देखा कि विध्वंस फैला दिया तो एक्ट करा था। ये पेपर में आपके नहीं आएगा, ये थोड़ा डिटेल का, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा। ये 1856 में होता अगर पेपर में पूछा जाता है। वैसे आपसे साल पूछे जाएंगे कि कब हुआ था रिवोल्ट, तो 1855 में होता। लगभग एक साल के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। और पूरी मैंने हिस्ट्री आपको समझा दी कि कुछ भी चीज़ याद रखनी है। और कहाँ से कनेक्टिविटी थी इसकी, जैसी मैंने बताया था कि जमींदारी व्यवस्था ही थी। अब ये जब मैं आपको और सारे रिवोल्ट बताऊंगा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जमींदारी व्यवस्था एक तरीके से रिवोल्ट या विद्रोह का कारण बन रही थी, कोई भी जगह अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें बता दी। तो आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उनको ध्यान रखिएगा। यंगेस्ट प्रेसिडेंट के तौर पे देखी जाती है हमारे यहाँ महिला में, अगर हम देखेंगे तो। मैं 1 मिनट थोड़ा सा आवाज़, 1 मिनट। अगला चले हम अपने टॉपिक पे अपने, ये हमारा सन्यासी विद्रोह के बारे में। अब अगला बहुत ज़रूरी है सन्यासी विद्रोह। इसका टाइम क्या है, 1763। बहुत बार पेपर में आया था, आपने इस बार पेपर में भी देखा होगा। एनटीपीसी के जो एग्जाम हुए थे 3-4 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आए थे। देखिए पेपर में आई विद्रोह से रिलेटेड थे क्वेश्चन, पर उसी में अलग घुमा दिया गया। जैसे एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, पेपर में आया था कि बताइए कब हुआ था, तो 1763 की बात है। फिर एक नाम बोला गया था कि बताइए देवी चौधरानी का संबंध या मजनू शाह का संबंध कौन से रिवोल्ट से रहा था, तो वो इसी से रहा था, सन्यासी विद्रोह से। उसको समझना जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा था कि कोई भी रिवोल्ट ऊपर से पढ़ के मत जाइए, और कोशिश रखिए कि उसकी स्टोरी या बैकग्राउंड आपको याद रहे। क्या होता है कि हम इतने सारे रिवोल्ट अभी मैं आपको बताऊंगा, आप रट्टा मार रहे होंगे ना, जैसे मैं आपको बता रहा था हिस्ट्री हो, स्टैटिक जीके हो, उसकी बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए या हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तो आपको याद रखने में, रिकॉल करने में आसानी होती है। नहीं तो आप रट्टा कितना मारिए, कितनी चीज़ों को पढ़िए, फायदा नहीं होगा। हम बात करते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में। ये होता क्यों है, देखिए इसका अलग नाम दिया जाता है सन्यासी और फ़कीर विद्रोह या रेबेलियन के तौर पर जाना जाता है। फ़कीर कौन होते हैं, जैसे हमारे में सन्यासी लोग होते हैं जो घर गृहस्थी छोड़ देते हैं और फिर वो सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, वैसे फ़कीर या फ़कीरी कहा जाता है जितना जो भिक्षा लेके खाते हैं मुस्लिम धर्म में, वो मिक्स तरीके से समुदाय तरीके से युद्ध होता है या रिबेल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आई है, आगे हो सकता है भूल जाऊँ, तो यहाँ लिखा देता हूँ मैं आपको। इस विद्रोह में सन्यासी, नाम तो आपको दिख रहा है कि सन्यासी थे, पर इसमें सन्यासी इकलौते नहीं थे। इसमें जमींदारों ने भी इसमें भागीदारी करी थी। प्लस में इसमें जो एक्स जो सर्विस में रहते थे, जैसे कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटिश लोगों के साथ काम करते थे सेना में, उन लोगों ने भी मदद करी थी। और स्थानीय लोगों या किसानों के द्वारा भी इसकी मदद की गई थी। अब कहानी क्यों मैं बता रहा हूँ, देखने को मिल रहा है सन्यासी विद्रोह, पर इसमें किसान, सेना, जमींदार क्यों जुड़े हुए हैं। देखिए आपको समझ में आनी चाहिए कि जमींदार क्या होते हैं, वो बहुत कनेक्ट होते हैं किसके साथ, इस सन्यासी लोगों से। इस पूरी पृष्ठभूमि को समझने से पहले मैं बताऊं आपको, पहले ही समझाता हूँ कि कहानी क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल में जैसे आपका विद्रोह के कारण क्या बनने लगे थे, फेमाइन वगैरह आने लग जाता है, फिर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, फिर जमींदारी व्यवस्था आ गई। अब जमींदारी व्यवस्था आने के बाद क्या होने लगा, ब्रिटिश अधिकारियों क्योंकि ज़्यादा टैक्स रेट वसूल भी कर रहे हैं और हम बुरे बन रहे हैं, तो ये जमींदारों को इन्होंने एक नज़र से देखा कि ये क्या करते हैं, जो इनको पैसा मिलता है, जैसे वो हर जगह लगान लगाते थे, इनके ऊपर टैक्स वसूल करते थे, तो इन्होंने देखा कि ये जो कुछ सन्यासी लोग घूमते रहते हैं, ये इनको अपनी ज़मीन दान कर दे रहे हैं। तो अब वो सन्यासी को दे दे रहे हैं, तो फिर कहानी बिगड़ जा रही है। जो हमारा चीज़ है, जहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उन्हीं को दान दे दे रहे हैं, और एक बहुत बड़ी आय का हिस्सा ही दे देते हैं। कई बार ये देखने को मिलता था कि जैसे होता है ना, ब्लैक मनी छुपाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, वैसे तरीके से लोग बोलते थे हमने ज़मीन दान में दे दी। और आपको पता होगा ब्रिटिश अधिकारी इनको ठगी कहा करते थे, ठग लोग हैं ये कुछ नहीं, इनको काम ये बस लोगों को ठगते हैं। बहुत पूरे लंबे समय से इनको बोला जा रहा था। तो पहली बात तो उनको दिमाग में आ गया था कि हमें क्या करना है, अब इन पे टैक्स ज़्यादा इम्पोज करने लग जाना है। अगर आप सन्यासियों को देंगे तो हम आपकी ज़मीन को खींच लेंगे। पहला कारण ये लड़ाई होने का सन्यासी को, जहाँ से सन्यासियों को दान में मिलता था खाने पीने को या जगह थोड़ी बहुत मिल जाती थी, वो ख़त्म हो गई। दूसरी बात क्या है, जहाँ पर ही जैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, सार्वजनिक जगहों में जा रहे हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, आप दरगाहों में जा रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने बैन कर दिया कि आप जाना आपका अलाउ नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों जगह इनको कैंसिल करने का ना, सन्यासी किस कारण रहेगा वह व्यक्ति, जब उसको अपने जो उसके दान जो मिलना वो बंद करवा दिया, जहाँ पर वो अगर वो पूजा पाठ करने जा रहा है वो भी बंद करा दिया, तो फिर मतलब ही क्या रह जाता है। तो सारे सन्यासी क्या कहते हैं कि हमको इनके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। और इसमें पार्टिसिपेशन किन्होंने करा, जमींदारों ने करा, क्योंकि वो भी तो परेशान थे ना इनके साथ बीचों बीच।
अगले सेना के जो लोग थे उन्होंने छोड़ा, क्यों? जैसे उनको वहाँ से सेना से निकाल दिया जाता था कुछ कारण से, तो वो भी आ गए इनके साथ अपनी गुस्सा निकालने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ। फिर अगले तो कौन थे? किसान। किसान तो परेशान रहते थे, उनको तो चाहिए था किसी न किसी तरीके से, और ये बहुत अच्छे तरीके से ये देखने को मिलता है। देखिए, इसमें पहली बार ऐसा देखा गया था कि ऐसा विद्रोह जिसमें हिंदू मुस्लिम ने मिलकर लड़ाई करी हो। आप ज़्यादातर आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो हर जगह हिंदू मुस्लिम अलग हो जाते हैं, क्योंकि आपको बताओ उस समय पढ़े लिखे कम लोग थे और किसी को बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाता था कि एक किसी भी इंसान को जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसको आप सांप्रदायिक सोच जल्दी लेकर आ सकते हैं। पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा तार्किक होता है कि भाई ऐसे क्यों कह रहे हैं, आपका कहने का मतलब क्या है इसके पीछे। कोई आदमी मुझे बोल दे कि भाई उस इंसान से बात मत करो, मुस्लिम है, तो क्यों? कारण क्या? उसका कोई कारण है? अगर कोई पढ़ा लिखा है मुस्लिम है, उसको बोले हिंदू से बात मत कर, अगर वो समझदार होगा, उसके बाद तार्किक होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो इसलिए उस चीज़ को बात कर सकता है। पर उस ज़माने में नहीं हुआ करता था ये चीज़ें, इसलिए यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए क्या लिखा है, सन्यासी विद्रोह 1763 से लेके 1800 के बीच में बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में हुआ। ये बहुत ज़रूरी जगह कौन सी थी? वैसे तो ज़्यादातर बुक्स में आप देखेंगे तो बिहार कम आता, बंगाल वाली जगहों में देखने को मिलता है ये। ठीक है, लिखा है बंगाल में सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व तो किन्होंने करा था? पंडित। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया किन्होंने करा था। दिस सन्यासी रिबेलियन इन बंगाल वाज लेड बाय पंडित भवानी चरण पाठक। वैसे इनको भवानी पाठक कहा जाता था। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था? मजनू, या इनको मजनू कहा जाता था, मजनू शाह फकीर। अगले नाम थे देवी चौधरी, या इनको देवी चौधरानी के नाम से भी जाना जाता था। इनके ऊपर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी, आगे मैं समझाऊंगा। वुमन एम्पावरमेंट को दिखाने वाली महिला के तौर पर अगर बात करेंगे, या इस पूरे विद्रोह में इकलौती महिला कौन थी? जिनका नाम था देवी चौधरानी। और मुस्लिम आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पर, कौन है आपके? मजनू शाह देखने को मिल रहे हैं। एक और व्यक्ति थे, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अच्छा खासा नाम था उनका, वो भी मुस्लिम की तरीके से देखे गए थे, जो इसमें नेतृत्व कर रहे थे। बाकी आपके जमींदार वगैरह तो थे इसमें। तो इस तरीके से विद्रोह चलता है, और इसका मेन मोटो क्या था? जो आवागजाही वगैरह थी उसको बंद कर दिया गया था। एक समय लंबे समय तक ये लड़ाई करते हैं, बट इसका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, और ये भी रेबल को दबा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, या सप्रेस कर दिया जाता है। तो ये भी आपका इसका कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला था। नहीं, इसका कुछ ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिला, क्योंकि पता है आपको कौन कितना ज़्यादा कर लेगा। ठीक है, अब समझे हम आगे, बात हो गई पूरी कहानी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये तो रेबल के बारे में आपको पता चल गया, विद्रोह के बारे में कि नहीं कर पाए, क्योंकि सन्यासी कितने ज़्यादा लड़ लेंगे जब इतने बड़े बड़े किसान नहीं लड़ पाए। अब कहानी देखिए, ये दो जो मैंने बताई बुक आपको, देवी चौधरानी ये इकलौती थी जो वुमेन एम्पावरमेंट को दिखा रही थी युद्ध के तौर पे कि आप अपनी बात रख सकते हैं। और इनके अलावा अगर हम बात करते हैं आनंद भट्ट, इन दोनों जगहों में सन्यासी विद्रोह के बारे में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। ये पेपर में आ रखा है आपके, SSC सीजल 2022 के पेपर में आया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा कुछ चीज़ें पता भी होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी बुक्स है जिसमें लिखा गया था। आनंद मठ आप सभी को पता होगा कि इसमें वंदे मातरम भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसमें डाला गया था। अगले क्वेश्चन देखिए किस किस तरीके से पूछता है आपके पेपर में। पहला क्वेश्चन आएगा कि वंदे मातरम किन के द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? वर्ष 1770 में लिखा गया था, 1870 में, सॉरी 1870 में लिखा गया था। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने आनंद मठ में कब इसको ढाला था या इसके अंदर इसको लिखा था? तो वो लिखा था 1882 में, और ज़्यादातर आपकी बुक्स में ये आता है 1882 वाला, ये कम आता है कि किस वर्ष लिखा था इन्होंने। पहली बार इन्होंने लिख तो 1870 में दिया था, पर 1882 में इन्होंने आनंद मठ में लिखा। पेपर में ये भी पूछा गया कि कौन सी बुक में है, तो आनंद मठ में। अब हमें ये अगला क्वेश्चन आता है कि बताइए पहला बार वंदे मातरम को गाया किसके द्वारा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। वर्ष कौन सा था? 1896। ये आपके पेपर में भी आया हाल ही में, कलकत्ता अधिवेशन 1896, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये गाया जाता है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि आया नहीं है वैसे, पहली बार गाया था कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने करी थी? तो उनका नाम था रहीमतुल्ला जी, रहीमतुल्ला। बड़ी अच्छी बात देखने को मिल रही है कि इंग्लिश में भी लिखी देते ना कुछ साउथ के लोग भी, इसलिए रहीमतुल्ला। इनके द्वारा अध्यक्षता की जा रही थी। अच्छी बात देखिए, एक
वैसे इसको धार्मिक रूप में देखा जाता है वंदे मातरम को, वैसे तो एक राष्ट्रीय गीत है, पर उस समय देखिए अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, एक मुस्लिम कर रहे हैं। तो कुछ जगह आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से एकता भी देखने को मिलती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी, जो बड़े शख्सियत रहे हैं भारत में, उन्होंने एकदम सहयोग करा और इतने बड़े पद पे गए। तो हिंदू मुस्लिम तो अलग अलग जगहों में देखने को मिलता है, पर कुछ जगह होता है जहाँ पर लोग अशिक्षित होते हैं, तो इन लोगों ने मिलकर काम करा। 1896 की बात आ जाती है हमारी। एक चीज़ और थी, बहुत अच्छी चीज़, हाँ एक और क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम को इंग्लिश में अनुवाद किन्होंने करा था, तो वो कौन थे? अरविंदो घोष जी, ठीक है, अरविंदो जी, उनके द्वारा इसको अनुवाद किया जाता है या ट्रांसलेट किया जाता है। एक और अच्छी सी पॉइंट है कि स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि बताइए वंदे मातरम की टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है। तो आपको अगर राष्ट्रीय गीत के तौर पर बात करेंगे तो 66 सेकंड लिखा आएगा आपको कई जगह, 65 भी आप देखने को मिलेगा, पर 66 ज़्यादातर राइट आंसर वहाँ आता है हमारे। वैसे आप 65 भी देखेंगे ज़्यादा बड़ी वेबसाइट में, पर 66 मैंने ज़्यादातर बुक्स में देखा है, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगर आपसे वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, पर फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि लाइव सेशन में किसी ने पूछा था मुझसे। एक चीज़ और है, देखिए 1937 की बात है, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चल रही थी, तो वहाँ पर पहली बार वंदे मातरम को अडॉप्ट किया जाता है। कौन सी? 1937 की कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। वंदे मातरम को पहली बार अडॉप्ट किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो हमने समझ लिए। वंदे मातरम से और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आनंद मठ में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। नहीं, 2 लाइनों को रखा गया, 2 वर्सेस जो होती है ना स्टार्टिंग की, उसको जोड़ा गया है वर्किंग कमेटी में कांग्रेस की, अडॉप्ट किया गया है। अब देखिए ये, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उन चीज़ों को आपने डिटेल में साथ में जोड़ दिया और रिवॉल्ट को अच्छे से बता रहे हैं। मेरी बात एक ध्यान रखिएगा, मैंने हमेशा आपको तैयारी के टाइम पे बोला है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो जब तक आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तैयारी में लगे, जब तक आपके नाम में जुड़ा हुआ स्टूडेंट या कोई आप जॉब में सेलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं मिला, आपको 2 चीज़ों से बच के रहना है और हमेशा अपनी चीज़ों में इम्प्लीमेंट करना है, वो है मेहनत। कभी हार्ड वर्क का मत सोचिएगा, आप कंजूसी से बच के रहिए। कंजूसी कर रहे हैं कि नहीं इतना करूँगा सफिशिएंट हो जाएगा या इतना ज़्यादा करूँगा। आज के टाइम पे आप पेपर देख लीजिए, आप मैं आपको क्लियर समझा दूँ, मैं तो खुद मैंने इतना पढ़ा है और मैं आपको आज भी पढ़ा रहा हूँ 5-6 साल से। इतना मैंने देख लिया कि एग्जामिनर आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है वो, और आपको पढ़ना भी उसी तरीके से। आपको एक स्पेसिफिक रट्टा मार के आप सोचते हैं कि कुछ प्रीवियस सर्च करके चले जाएं, मैराथन कर ले हो जाएगा सिलेक्शन, बिल्कुल नहीं होगा। आपकी लड़ाई एक पास करने के लिए नहीं है कि आपको 33% आना है, पास हो गए। आपको सेलेक्ट होना है और बच्चों से अच्छी तैयारी लेकर आनी है। तो जब भी आपके दिमाग में रहता है ना सफिशिएंट या इतना कर ले तो काम चल जाएगा, नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। जब मेरा NTPC CBT में हुआ था, CBT 2 का क्लियर, जब मेरा नाम आया था और साउथ में मेरा नंबर आया था, वो हालांकि मेरा ऑलरेडी हो चुका था। एक बार भी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी इस जगह मुझे ज्वाइन करना नहीं चाहिए कि नहीं, क्योंकि उस समय तो वो क्लियर नहीं हुआ था पहला वाला रिजल्ट, मतलब मेरिट नहीं बन पाई थी। तो एक बार भी नहीं लगा, मेरे को लगा साउथ में जाने का कोई खास मतलब नहीं है, नॉर्थ इंडिया में रहें और खाने पीने की व्यवस्था दिक्कत रहती है। आपने इतनी अंदर आप अचीवमेंट कर लेते और अपनी तैयारी इतनी अच्छे से कर लेते कि आप सोचने का मौका नहीं मिलता आपको कि मैं आगे भी कोई एग्ज़ाम को निकाल सकता। इतनी अच्छे से मेहनत करनी पड़ती है, कंजूसी नहीं करनी पड़ती। आप बैच ले रहे हैं, 10 बार सोचते हैं पहले यहाँ पर बैच आता है कि बैच का प्राइस क्या है। अगर आपकी दिमाग में टर्म्स एंड कंडीशन है मैं तैयारी इतनी करूँ तो हो जाएगा, मैं इतने बैच में फ्री में कर लूँ, तैयारी में लगे हैं, तो कुछ समय के लिए अपने आप को एकदम मोह माया से त्यागना पड़ेगा। कुछ जगह आप कंजूसी कर लीजिए, पर अगर आप किसी जगह बैच लेने जा रहे हैं, किसी टीचर का पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल मत सोचिए। और वही स्टूडेंट या टीचर आपको बता सकता है जिन्होंने स्ट्रगल करा है। कुछ बच्चे हमेशा स्ट्रगल करते रहते हो क्योंकि उनकी सोच ही बेकार है। वो सोचते हैं कि इतना करके मेरा हो जाएगा तो हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जो गवर्नमेंट जॉब का इतना क्रेज़ है आज के टाइम पे, जो किसी टाइम पे नहीं था। जब मैंने करा था, मैंने आपको बताया था, उस समय फिर भी बहुत तगड़ी लेवल पे अच्छे से लोग करते थे, तैयारी में लगे रहते थे। पर अब तो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है ना, तो आपको उस हिसाब से तैयारी रखनी पड़ेगी। चलते हैं आगे, हम नील की खेती के बारे में समझा देता हूँ मैं आपको। अगला रिवोल्ट है द इंडिगो रिवोल्ट या नील के विद्रोह के बारे में। ये अभी सीजल 2023 के पेपर में आया था इंडिगो रिवोल्ट के बारे में। जब मैं गांधी जी का क्लास करा रहा था गांधी युग के बारे में, तो 1-2 स्टूडेंट के क्वेश्चन आए थे कि रिवोल्ट ये
कब हुआ था नील रिवोल्ट, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसको इंडिगो रिवोल्ट कहा जाता है। अभी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है समझना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया था, दिक्कत ये होती है, देखिए नील क्या था, एक जैसे हमारे साइड में हम बचपन में स्कूल जाते थे ना, हमारी मम्मी नील वगैरह लगा देती थी वाइट की गंदा जल्दी ना हो, तो एक तरीके से बस वही समझिए कि वो डाई तरीके से यूज़ किया जाता था। अब उस ज़माने में उसकी बहुत ज़्यादा खपत थी या डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो ब्रिटिश लोगों को दिख रहा था कि एग्रीकल्चर के लिए कौन से गरीब देश में जाए। तो गरीब तो नहीं थे, खैर हम अमीर थे, पर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होता था और उन्होंने कंट्रोल कर रखा था। तो किसानों को मार पीट पीट के बोलते थे कि आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। पहले तो हमारे जो किसानों को पता नहीं था, मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी कि ज़मीन बंजर हो जाती थी, वो दोबारा से उसको नहीं खपत हो पाती थी, मतलब वो जो फर्टाइल भूमि थी वो बेकार हो जाती थी, फिर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी, पानी ज़्यादा लगता था और ऊपर से टैक्स इतना ज़्यादा था। तो उन्होंने मना करना स्टार्ट करा कि हम नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी करिए। पर धीरे धीरे बात कैसे उठती है, और एक टाइम पे जाके, जैसे मैंने बताया था नील रिवोल्ट के बारे में तो बहुत लंबी लड़ाई रही है, चंपारण वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगा। पर खुद किसानों ने एक रिवोल्ट के जरूर, जिसको इंडिगो रिवोल्ट कहा जाता है, वेस्ट बंगाल या कह सकते हैं आप बांग्लादेश वाला इलाका भी, वहाँ से पूरा ख़त्म कर दिया था इस रिवोल्ट को, और इसी को इंडिगो रिवोल्ट कहा जाता है, जो 1859 से लेके 1860 में देखने को मिलता है। आपसे लीडर बहुत बार पूछे जाते हैं, उनका नाम है विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, ये दो नाम है, राइट। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिगो रिवोल्ट को लीड किसने करा था, इसलिए जब ये बाद में लीड करने के बाद पूरी कहानी आ जाती है, और ये ऐसा कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल रिवोल्ट माना जाता है जिसमें ब्रिटिश अधिकारी झुक गए थे ये। और इस रिवोल्ट में 1859 में हुआ था ये। 1860 में एक रिवोल्ट के ऊपर कमीशन बनती है, जिसको इंडिगो रिवोल्ट कमीशन के तौर पे या इंडिगो कमीशन के तौर पे जाना जाता है। और उसमें माना जाता है कि जो किसान जो डिमांड कर रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे, नील की खेती नहीं करेंगे, या हम पे प्रेशराइज ना किया जाए किसी काम के लिए, अगर हमारा मन है तो करेंगे, नहीं तो नहीं, तो उसके लिए हमारे लिए कुछ हमारे अधिकार होने चाहिए, और कोर्ट के द्वारा इसको फिर जजमेंट दिया जाता है और वो चीज़ ठीक हो जाती है, मतलब कि किसानों को उनके अधिकार या हक मिल जाता है। पर बड़ी बात यह है कि छोटे से रिवोल्ट से बातें कैसे देखने को मिल जाती है। और आपके पेपर में जो मैंने आपको बताया था सीजल 2022 का मैं करा रहा था आपको प्रैक्टिस सेट, तो मैंने आपको बताया था कि एक बुक आती है जिसका नाम है नील दर्पण, और ये रही आपकी, कहाँ पर है ये, द इंडिगो प्लांटिंग मिनर, ये इसका इंग्लिश में इसको कहा जाता है। और ये किन के द्वारा लिखा जा रहा है, आपको नाम दिख ही रहा है, इस व्यक्ति ने, जिनका नाम है हमारे नील दर्पण किन्होंने लिखी थी आपकी, दीनबंधु मित्र, मैं बार बार भूल जाता हूँ ना, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए होती है ना, क्योंकि दीनबंधु के नाम से CF एंड्रयूज को भी हम जानते हैं। दीनबंधु मित्र लिखते, इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पेपर में आया कि किसके ऊपर लिखी गई थी, नील खेती के ऊपर जो किसानों की व्यवस्था थी या परेशानी थी, उसको इन्होंने डिटेल में लिखा था। और इतनी ज़बरदस्त ये रही थी कि इसको बैन करना पड़ गया था किसानों को। इसको बुक भी कह सकते हैं या इसको नाटक भी कह सकते हैं। नाटक कैसे, प्ले, जैसे आप किसी जगह मंच में खड़े होकर उसको प्ले करके दिखा रहे हैं, तो अंग्रेजों तक की बात गई। और देखिए उस जमाने में जैसे लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, तो नाटक वगैरह की जरूर बातें बहुत तेजी से फैलती थी। ये छोटी छोटी धीरे धीरे पूरे बंगाल से स्टार्ट होकर पूरे देश तक फैल गई थी कि इंडिगो रिवोल्ट के लिए वहाँ बातें चल रही है, और जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था दीनबंधु मित्रा ने, जो ये व्यक्ति हैं, और इसी बुक में इन्होंने पूरी डिटेल में लिखा है। तो ये आपके पेपर में आता, फिर बाद में सक्सेसफुल ये देखने को मिला था। और एक मैंने आपको बताए थे, दीनबंधु अलग व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी जी के मित्र भी कहे जाते थे। मैंने आपको बताया था इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को मोहन कहा था, और दीनबंधु को दीनबंधु इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक तो ब्रिटिश थे ये, और महात्मा गांधी जी से 1914 में मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका में, गोपाल कृष्ण गोखले मिलाते हैं। तो महात्मा गांधी बहुत इंप्रेस होते हैं कि एक ब्रिटिश आदमी है, इसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारे साथ इतना मिलके काम करने की, ये चाहे तो आराम से ज़िंदगी जी सकता है, तो ये भारतीय लोगों के लिए इतना काम क्यों कर रहा है, बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे। इसलिए उन्होंने इनको नाम दिया था दीनबंधु, मतलब दीन मतलब होता है गरीब, उन लोगों की जो सोचने वाला व्यक्ति हो या गरीबों की सोचने वाले व्यक्ति को दीनबंधु कहा जाएगा। इसलिए CF एंड्रयूज जो थे उनको दीनबंधु कहा गया था, CF एंड्रयूज, ठीक है, दीनबंधु कहा गया था। वैसे एक और आता है कि CF एंड्रयूज को दीनबंधु महात्मा गांधी ने कहा था। एक हमारे यहाँ सेंट स्टीफन कॉलेज है दिल्ली में, उन छात्राओं ने भी, या छात्र कहेंगे स्टूडेंट्स के द्वारा, CF एंड्रयूज को दीनबंधु कहा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं। और एक मैंने आपको बताया था बंग बंधु थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बंगाल को एक तरीके से बांग्लादेश बनाया।
उन्होंने सारी लड़ाई करी थी, अच्छे से हमने एक्सप्लेन करा था। एक हमने नाम और आपको बताए थे कि देशबंधु, जिनको चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा गया था। देशबंधु इसलिए क्योंकि जब असहयोग आंदोलन की बात चलती है तो वो एक बार भी नहीं सोचते, अपने घर का जो भी गहना होता सारा फेंक देते हो, जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा उनको बनाया गया था उसको फेंक देते हो, और अपने जितने वकालत का काम था छोड़ देते हो। मतलब ऐसी स्थिति कर लेते कि गरीब टाइप की, जो एक बहुत अमीर आदमी थे। तो ये नाम दिखता है कि जो देश के लिए इतने बड़ी शक्ति से लड़ सकता है और वो भी अपने सारी चीज़ों को छोड़ सकता है, तो देश के लिए तो कर रहा है वो, तो इसलिए उनको इस नाम से जाना जाता है। ये आपको बताना है कि देश रत्न किसको कहा गया था, राइट। चले आगे हम, बस अभी इस रिवोल्ट के बारे में कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। किसानों के बारे में बताया था इसमें। इंडिगो कमीशन 1860 में कि विद्रोह 1859 में हुआ है, तो इंडिगो कमीशन कब बनेगा, 1860 में बनेगा, अगले साल ही बन जाएगा जैसे वो खत्म होती है लड़ाई। ठीक है, आगे चले हम। अगला है हमारा पाबना विद्रोह, या इसको पाबना रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। हमारे एसएससी या रेलवे में बहुत कम आता है ये, पर मुझे लगा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी किसानों से रिलेटेड एक रिवोल्ट है। आगे मैं धीरे धीरे आपको, जब ट्राइबल रिवोल्ट भी हम बात करेंगे जो जनजातियों के द्वारा या समुदाय के द्वारा किए गए थे, बट अभी किसानों के द्वारा हैं उनको देख लेते हैं। जैसे पाबना विद्रोह कब होता है, 1873 से लेकर 76 के बीच में होता है। अब इसमें क्या लिख रखा है कि इसके दौरान बंगाल में एक महत्वपूर्ण कृषि आंदोलन था जिसमें दमनकारी जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ किसानों के बीच में व्यापक असंतोष को प्रकट किया। देखिए है क्या ये, एक हमने बोला था नील विद्रोह था, ये सक्सेसफुल रहा था। कुछ गिने चुने ही जहां पर हमारे यहाँ सफल हुए थे, उसमें से अगला था पाबना विद्रोह, जो एक सक्सेसफुल विद्रोह के तौर पर जाना जाता है। बाकी जितने विद्रोह देखेंगे सभी को सब एक तरीके से सप्रेस कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये विद्रोह कहाँ पर होता है, पहली बात क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था सिलहट के बारे में। सिलहट कहाँ पर पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। उसी तरीके से पाबना आपसे पेपर में आ सकता है, ये भी आपके बांग्लादेश में पड़ता है, क्योंकि उस समय भारत अखंड भारत था, उस समय बांग्लादेश हमारा इलाका था। तो पाबना के जो किसान थे, इन्होंने बहुत लंबे समय से परेशानी झेल रहे थे। फिर एक बीच में एक एक्ट आता है, और उस एक्ट का नाम अच्छा खासा नाम था, मैं भूल रहा हूँ, उसको ज़्यादा ज़रूरी नहीं, बट हम समझा देते उस एक्ट में क्या थी। और किसान बहुत खुश हो गए थे। कैसे हुआ, उस एक्ट में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये चीज़ आती है कि अगर आप इस कानून को फॉलो करेंगे, मतलब आपको लगातार आप 12 साल एक खेती में करिए, जैसे आप करते आ रहे हैं, किसी भी जगह की हो, किसी भी जमींदार की जगह हो वो, अगर आप 12 साल तक वहाँ पर लगातार कर रहे हैं और आप लगान दे रहे हैं सरकार को एक टाइम टू टाइम, कभी कोई डिले नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं कर रहे, तो 12 साल के बाद वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। खुद सोचिए किसान कितना खुश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसको जमींदारों को लगान देना पड़ रहा है, फिर जमींदार के अलावा किसानों को भी ब्रिटिश सेना को भी देना पड़ रहा है, या उनके पूरे ब्रिटिश सरकार को देना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला 12 साल ही तो करना है, ब्रिटिश लोगों के लिए हमें उससे दमनकारी से बचना है, तो क्या ज़मीन हमारी जाएगी तो फिर हमारा सारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहानी आ जाती है, 12 साल तक कोई दिक्कत नहीं थी, पर जमींदारों के दिमाग में दिक्कत आ गई। उनको पता था कि ये जो ब्रिटिश है तो बड़े तेज है, ये तो हमेशा से टैक्स लेते थे, अभी भी ले लेंगे, पर जो हमारी ज़मीन है तो ये इनको देने का वादा कर रहे हैं, तो गलत है। तो अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं, चाल चलाने लग जाते हैं। वो कौन, जमींदार लोग। वो क्या करते हैं, जो एक टैक्स स्पेशल स्लैब रहते थे, जो टैक्स बना दिए जाते थे, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं। किन के ऊपर, किसानों के ऊपर। कैसे, जैसे अगर मान के चलिए अभी 3% लग रखा है लगान कि आपको देना है जमींदारों के द्वारा, अब उन्होंने इसको कितना कर दिया, 40% कर दिया, तो किसान क्या इतना इनको दे पाएगा लगान के तौर पे। आपने लगान मूवी भी देखी होगी। तो उन्होंने बोला इस तरीके से करेंगे तो 12 साल के इनको 100 साल लग जाएंगे, ज़मीन कभी छुड़ा ही नहीं पाएंगे, या ज़मीन इनकी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा गया था कि आपको 12 साल तब आपको मिलेगी अगर आपने लगान एकदम एक्यूरेट टाइम पे दिया है। तो इससे किसान परेशान होने लग गए कि ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, जो हमारे साथ की गई थी बातें वो तो गलत है। तब इसमें क्या होता है कि सारे मिलकर एक आंदोलन करते हैं पाबना वाली जगह में, और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जिसमें फाइनल में ये जीत जाते हैं, और कोर्ट वहाँ से वर्डिक्ट देता है कि ये जो बीच में घपलाबाजी की जा रही है किनके द्वारा, जमींदारों के द्वारा, इनको साइड करके भगाओ। आपके 12 साल आप काम करिए, आपको आराम से हम ज़मीन दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसलिए ये सक्सेसफुल रिवॉल्ट के तौर पर जाना जाता है। क्वेश्चन साल को लेकर आएगा, पूछा जाएगा किस तरीके का रिवॉल्ट था, सैन्य था, किस तरीके का, तो किसानों से रिलेटेड था, अहिंसात्मक था, कोई हिंसा इसमें नहीं की गई थी। पावना आज बांग्लादेश में पड़ता है ये। ठीक है, बस इतना ही था इसमें, और कुछ खास आगे बात बताने वाली बात नहीं है। टाइम कितना हो गया, 1 मिनट रुकिएगा, टाइम देख लेता हूँ।
अभी तो टाइम है। चले आगे। अब देखिए हमारा अगला कौन सा है, वो है संयुक्त प्रांत किसान सभा, या इसको कहेंगे यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा। ये बहुत ज़रूरी है। कब बनती है इसको? 1918 में बनाया जाता है, ये लिख भी रखा है सर। अब इसका नेतृत्व किसने करा था, ये बहुत बार पूछा गया। तो उन व्यक्तियों के नाम थे इंद्र नारायण द्विवेदी, और अगले नाम थे मदन मोहन मालवीय जी को अभी हटाइए। अगला नाम था गौरी शंकर मिश्रा। इन दोनों ने इसकी नींव रखी थी। किन? इन दो व्यक्तियों के द्वारा। मैंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम इसलिए हटाया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे, और जो किसान सभा बनी थी 1918 में, ये थोड़ी अलग थी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थोड़ा अलग से बात कर रही थी, अभी इतना मिक्स नहीं हुई थी, क्योंकि किसानों के विचारों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। वो पहले अपनी लड़ाई में लगे हुए थे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रूप तब बदलता है जब महात्मा गांधी जी आ जाते हैं, किसानों के प्रति उनकी आवाज़ उठने लग जाती है और उनको लोकप्रियता मिलने लग जाती है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसमें काम करने लग जाती है। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ऊपर से सपोर्ट करा था। ये पेपर में आ सकता है कि इसमें सपोर्ट किन्होंने करा था, ठीक है। अब ये दो व्यक्ति हैं, इन्होंने क्यों बनाया, कुछ कहानी तो रही होगी। तो देखिए जैसे मैंने बताया, परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी आ गई, जमींदारों के पास अधिकार आ गया। अब जमींदारों के पास तो आई गया, साथ साथ परेशानियां और आ गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार एक फिक्स रेट पे जमींदारों को टैक्स बोलती थी कि मुझे चाहिए इतना, बाकी आपको कितना लगाना है हमको कोई लेना देना नहीं है, पर हमारा ये टैक्स हमें मिल जाना चाहिए। तो जमींदार तो बड़े तेज थे, वो कहते थे चलिए इनके टैक्स तो देने हैं। जैसे मान के चलिए किसी जगह में ब्रिटिश सरकार ने 20% टैक्स बोल दिया या लगान बोल दिया, अब 20 के बाद ये 30% कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10% ये अपना भी मारते थे बीच में। परेशान कौन हो रहा है इसमें? किसान परेशान हो रहे हैं। ये तो चलिए चल रहा था, जैसे लंबे समय से परेशान थे किसान। पर एक दिक्कत क्या आ जाती है? दिक्कत आती है जब एक टर्म यूज होता है ताल्लुकदार। ताल्लुकदार व्यक्ति या पोस्ट कह सकते हैं, ये आ गए थे, या जमींदार के तौर पे इनको कहा जाता था ताल्लुकदार, ठीक है। कहानी क्या आती है, देखिए ये, हाँ एक चीज दिमाग में आएगा, यूनाइटेड प्रोविंस कौन सा वाले इलाके में हुआ था? यूनाइटेड प्रोविंस हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसको कहा जाता था, और ये यूनाइटेड प्रोविंस के अवध वाली जगह पे होता है। इसलिए इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। जब ये किसान सभा जो थी यूनाइटेड प्रोविंस की, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी जी भी आते हैं, आगे हम समझेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पेपर में आया था ये। अब ताल्लुकदार जो होते हैं ये क्या करते हैं? इनका काम ये था कि हाँ ठीक है, कितने तक चलता है भी देख तो रहे हैं, 1918 से लेकर 1921 तक चलेगा, ये पहले देख तो लेते ना। अब इनका काम क्या था, देखिए ये बड़े मनमाने तरीके से काम करते थे। जमीन इनके पास दे रखी थी, टैक्स बहुत ज़्यादा हाई कर देते थे। अब पहली बात तो परेशान हो रहे किसान कि टैक्स ऊपर से वहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, तो चलिए चल रहा है। दूसरा क्या होता था, एक नाम इन्होंने जोड़ दिया था जिसका नाम था नजराना। नजराना, अब ये नजराना क्या हुआ करता था ये मैं समझा देता हूँ, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये यूपी पीसीएस में आया था, उम्मीद करिएगा आपके आने वाले टाइम पे जरूर आएगा। नजराना क्या होता था, जैसे आप जमीन दे दी, और ये तो उनके पास जमीन थी, किसान काम करते थे। अब किसानों के पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि देश में उस समय गरीबी थी, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, सारा एग्रीकल्चर से हम कमाते थे। तो वो क्या कहते थे, देखिए ये जमीन का टुकड़ा है एक, इसमें बहुत किसान काम करने के लिए, तो जो किसान काम कर रहा है वो अगले साल भी करेगा, ये पक्की बात नहीं है। आपको अपनी फिर दोबारा से यहाँ पर इस जगह में काम करने के लिए आपको एक नजराने के तौर पर एक अमाउंट देना पड़ेगा। और अमाउंट ये ब्रिटिश अधिकारियों या सरकार को नहीं पता था, ये इनकी जेब में जाता था, जमींदारों की जेब में या ताल्लुकदार की जेब में। अब ये मजबूरी में करने के लिए तैयार थे, क्योंकि मैंने बताया कंपटीशन ज़्यादा है, किसान बहुत ज़्यादा है, तो वो काम करने आ जाते थे दूसरे। इनको फ़ायदा क्या होता था, दूसरे को कम पैसे में काम करवाते थे। और जो पहले से कर रहा वो चाहता था कि चलिए यार दूसरी जगह क्यों भागना है, तो इन्हीं को पैसे दे देने चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा तंग हाल ही में आ गए थे, परेशान होने लग गए थे। अब ये क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जाते हैं, बात कोई नहीं सुनता, कहते कि हम किसी न किसी तरीके से चलते हैं। देखिए ताल्लुकदार एक परेशान यहाँ नहीं करते थे, एक चीज़ और मैं थोड़ा अच्छे से बता दूँ, आपको समझना चाहिए कि किस स्थिति में रहे होंगे उस समय किसान। जैसे उनके घर में कोई बच्चा हुआ है, बीवी शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली, तो आपको उपहार के तौर पे कुछ ना कुछ देना है, नहीं देंगे तो आपको ज़मीन से बेदखल कर देंगे। तो ये परेशानी से जूझ रहे थे ये। अब ये ब्रिटिश सरकार पे जाते तो कोई सुनता नहीं था इनकी बात, कौन सुनेगा किसानों की बात, कि अपना काम करे कि ये चीज़ देखिए। इसी में क्या होता है कि धीरे धीरे बात बनने लग जाती है, और एक होम रूल लीग की मैंने कहानी बताई थी कि एनी बेसेंट पहुंच जाती, वो पूरी कहानी इनको समझ में आती है। वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक बात करती है कि देखिए किसानों की समस्या सेम, सभी की सेम है। अवध वाले जो किसान हैं इनकी दिक्कत हम समझ रहे हैं, ताल्लुकदार वाली व्यवस्था आ गई है, परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा करिए आप इकट्ठा मिलकर एक काम लेके खड़े हो जाइए, और इनसे इस तरीके से हमने लड़ाई करनी है कि इनसे अब हमारा अधिकार हमें मांगना है कि भाई ये हमारा अधिकार है, हमें चाहिए। तो कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब किसान अच्छी तरीके से
लड़ाई में लगे हुए थे, मतलब अहिंसा तौर पे, और कांग्रेस कह रही थी हम सपोर्ट करेंगे। इसी बीच में जैसे मैंने बताया कि 1918 से कहानी चल रही है, 1920 तक चल रही है, पर महात्मा गांधी जी एक चीज़ कर देते हैं जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहा जाता है। अब यहीं से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब मैंने आपको गांधी युग में बताया, आप देखेंगे इसमें कि उसमें कहीं भी किसानों के बारे में व्याख्या देखने को नहीं मिलती। उसमें यह था कि भाई आप बहिष्कार करिए उनकी चीज़ का, किसानों का कोई मतलब ही नहीं था। अभी जो बनी हुई थी किसान सभा, ये परेशान हो गई कि हमारे हितों की तो बात हुई नहीं। तो इसी में दो पार्ट में डिवाइड हो गए लोग, ये संस्था दो पार्ट में डिवाइड हो गई। जब सभी किसानों ने एक यूनियन के तौर पर, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रांच बन गई थी इनकी, इन्होंने बात करी, कह रहे कि असहयोग आंदोलन का फायदा क्या सपोर्ट करके जब हमारे लिए कोई बात ही नहीं। तो एक ने बोला कि देखिए हम अपने हिसाब से एक सभा अलग से बनाएंगे। उस सभा का नाम रख दिया इन्होंने अवध किसान सभा। इन्होंने बोला हम अपनी अलग सभा बनाएंगे या अपना एक अलग ब्रांच बनाएंगे। एक ने बोला नहीं, हम असहयोग आंदोलन में सपोर्ट करेंगे महात्मा गांधी जी का, वो हमेशा किसानों की बात करते हैं, कुछ ना कुछ हमारा हल निकल जाएगा। ये अलग हो गए, और ये आज भी उसी नाम से रहे जो दूसरी ब्रांच थी, जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा। इनको कोई दिक्कत नहीं थी, ये इनके साथ जुड़ गए महात्मा गांधी जी के साथ। जो अवध किसान जो थे, इन्होंने बोला कि हम तो भाई अपने हिसाब से करेंगे। अब इन्होंने क्या करा, हिंसक रूप लेना स्टार्ट कर दिया जब इनकी बातें नहीं सुनी गई, क्योंकि ये तो बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे, परेशान हो गए थे। अब जैसे ही उनको तो चाहिए था, किनको, ब्रिटिश अधिकारियों को, सेनाओं को, उनको क्या काम था, उन्होंने देखा कि हिंसा करिए, बहाना मिल गया, पकड़ के सभी को ठोक पीट देते हैं। अब यहीं से इनकी कहानी खत्म हो जाती है अवध किसान सभा की। तो आपके पेपर में आ सकता है किस पार्ट में दो डिवाइड हो जाते हैं, तो 1918 में हो जाते हैं, जो ये देखने को मिलती है। अब ये देखिए रिवोल्ट कब चलता है। अब ये तो हो गई पूरी कहानी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अगली कहानी आ जाती है जो 1922 में, जिसका नाम है एका आंदोलन। और ये एका आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होता है, इसी जगह से। जैसे मैंने बताया कि जो अवध किसान सभा थी वो अलग हो गई थी, उन्होंने बोला कि हम आपके विचारों से नहीं मान रहे, क्योंकि असहयोग आंदोलन में कोई बात हुई नहीं है, तो भाई ऐसा करते हैं हम अपनी अलग लड़ाई लेके चलेंगे। तो वो अलग हो गए, उनको ठोक पीट दिया ब्रिटिश सेना ने कि चलिए आप अलग हुई है, कोई मतलब नहीं, उनकी कुछ बात भी नहीं सुनी गई। वो बेचारे चुपचाप अपने काम में लग गए जैसे उनका काम था। अब दिक्कत देखिए यहाँ पर क्या आती है, जो पहले से असहयोग आंदोलन में जुड़े हुए थे कि महात्मा गांधी के साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, अब वो क्या करते हैं, एक तरीके से लगातार अपनी मांगे मनवाते रहते हैं कि कुछ तरीके से बात चलेगी। महात्मा गांधी भी सपोर्ट करते हैं कि हम आपकी बात को समझाएंगे, धीरे धीरे काम चलता है, अभी तो हम अपनी मूवमेंट में ही लगे हुए हैं, किसानों की बात ज़्यादा नहीं सुनी जा रही थी। एक व्यक्ति का नाम आता है और आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया, जिनका नाम है मदारी पासी। मदारी पासी ये एक जो आंदोलन चल रहा था, जिसका नाम मैंने बताया था एका आंदोलन कहा जाता था। कहानी क्या थी देखिए, उनको ये बात समझ में आ गई थी, जो इधर यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा के जो लोग थे, इन्होंने बोला कि किसी के कहने पे कुछ नहीं होगा, ना कांग्रेस हमारी मदद करे ना कुछ करे, हम अपने हिसाब से काम करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, हम अलग तरीके से इनका विरोध करेंगे। अब देखिए विरोध कितनी परेशानियों से चल रहे थे, ताल्लुकदार तो अलग ही परेशान कर रहे थे, टैक्स और हाई हो गए थे, सारी चीज़ें तो पहले से चली आ रही थी। तो एक व्यक्ति आते इनके बीच में से, वो कहते हैं कांग्रेस कभी नहीं सुनेगी, आप बैठे रहिए, हम मीटिंग करेंगे, आपस से अलग अलग जगहों में जाके बातें करेंगे। उसी का नाम रखा गया था एका मीटिंग, या एका मीटिंग या सम्मेलन कह सकते हैं। ये पेपर में आ रखा है अभी आपका एका आंदोलन के बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और कौन कर रहे हैं, यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा के लोग ही। अभी तक सब चीज़ नॉर्मल चल रही थी, महात्मा गांधी ऊपर से सपोर्ट कर रहे थे, पर एक व्यक्ति की एंट्री हो जाती जिनका नाम था मदारी पासी। ये मदारी पासी एक दलित व्यक्ति थे। इन्होंने बोला कि देखिए सभी जाति सभी धर्म, हम सभी की एक ही लड़ाई है, हम क्या करेंगे, हम इनके खिलाफ करेंगे, हमें थोड़ा हिंसा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अहिंसा से कुछ नहीं मिल रहा, हमें थोड़ा वायलेंस करना पड़ेगा। अब वायलेंस करते हैं, और वायलेंस का क्या रिजल्ट होता है आपको पता है। ब्रिटिश सेना को या उनकी सरकार को चाहिए था कि कोई भी तरीके से ये अच्छा सा अचीवमेंट कर रहे हैं, पर जैसे इन्होंने कुछ करना है तो हम इनको ठीक कर देंगे। देखिए इतनी ज़बरदस्त ये स्टोरी रहती है जो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन का मोटो कैसे रहता था कि जैसे आप सभी जगह आप ब्रांच इकट्ठी हो गई, सभी लोगों ने, समुदाय ने इकट्ठा हो गए एक जगह, गड्ढा किया जाता था, पानी भरा जाता था उस पर, और कसम खाई जाती थी कि हम किसी भी ताल्लुकदार को कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं देंगे। अगर वो एक साल के अंदर कह रहा है कि हम दूसरे किसान को काम पे दे देंगे, तो सभी किसान कहते थे इकट्ठे हो जाइए, अब ये लड़ाई हमारी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ नहीं करेगी हमारे साथ, तो हमें अपने लिए लड़ना होगा, कोई भी किसान काम नहीं करेगा अगर वहाँ से हटाया जाता है। और कैसे कसम खाई जाती थी, जैसे नदी बना दी जाती थी, मतलब थोड़ा सा गड्ढा कर दिया, पानी भर दिया, उसमें डुबकी लगाएंगे, पुजारी को बुलाया जाता था, घंटी वगैरह बजाई, भगवान की पूजा करी, और कसम खाई जाती थी कि हम कोई भी अगर वहाँ पर कोई जगह मिल रही है तो हम नहीं छोड़ेंगे, अपनी जगह हमें किसानों से, वो अंग्रेजों से वापस लेनी है। ये लड़ाई इनकी चल रही थी, और इसमें मेन लीड कौन कर रहे थे, मदारी पासी व्यक्ति, जो दलित व्यक्ति थे। ठीक है, इन्हीं पे कई जगह देखिए आप इतिहासकार देखेंगे, दो पक्ष देखने को मिलते हैं। कोई लोग इनको विलन बताते हैं, कोई लोग इनको
एक अच्छा इंसान मानते, क्योंकि क्रांतिकारी के तौर पे इन्होंने बोला कि महात्मा गांधी जी के विचारों से हम सहमत नहीं है, वो पता नहीं कब तक मिलेगी हमें, हम तो बहुत लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, मर रहे लगातार। तो ये मेन आदमी थे जिन्होंने एक आंदोलन को नींव रखी थी, जो किससे निकली थी? यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा से। और ये आपके RPF 2018 में भी आ रखा है, देख लीजिए। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे ये चीज़ें देखने को मिलती है, फिर ये गोदाम वगैरह में भी आग लगा देते हैं, क्रांतिकारी के तौर पे बन जाते हैं किसान। मजबूरी थी, क्योंकि अब उनको कुछ अधिकार उनके मिल नहीं रहे थे। फिर बाद में सभी को मारा पीटा जाता, और फिर बाद में ये जो था आंदोलन, ये सप्रेस हो जाता। और ये मतलब एक आंदोलन अगर आप बोलेंगे कितने महीने रहा था, 6 महीने भी नहीं रहा था ये। और इसके मेन लीडर का नाम था मदारी पासी, जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि आप अलग अलग बुक्स में पढ़ेंगे तो कई जगह इनको क्रांतिकारी, या वाकई में आप क्रांतिकारी तो कहेंगे जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, पर कई जगह इनको गलत माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कि ये अपने हिसाब से चलने लगे, हमारे हिसाब से नहीं चले। अगर आपके हिसाब से नहीं चलेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इंसान बेकार है। तो इनको कई जगह बोला जाता है कि इन्होंने हिंसा फैलाई थी, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी भी समर्थन नहीं करती थी। इसलिए एक आंदोलन से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या महात्मा गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे, वो अपना सपोर्ट खींच लेते हैं। और इसलिए हमारे एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है जो हमारे इतिहास में रही किसान के, और ये एक तरीके से सप्रेस हो जाता आंदोलन। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आनी चाहिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ये बैच हमारा नया लॉन्च हो चुका है। कुछ लोग बोल रहे थे, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ये बैच है हमारा 2026 की, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे बता रखा है। ये बैच एप्लीकेशन में आपको दिख जाएगा, 2026 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। SSC के बच्चे तैयारी करने वालों के लिए बोल रहा हूँ। वो रेलवेज के लिए अलग से बनाऊंगा जो 2026 के लिए रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो कह रहे हैं NTPC वगैरह की जो वैकेंसीज आने वाली है, JEE वगैरह की आने वाली है, तो उसके लिए अलग से बैच बनाइए, क्योंकि दोनों का थोड़ा सा ट्रेंड अलग है। तो जो SSC की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और जिनकी टारगेट में CGL, CHSL, MTS, CPO कोई भी एग्ज़ाम हो, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मैं एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊँगा, और ये टारगेट हमारा अभी से स्टार्ट होगा, और 6 महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, या 8-9 महीने का। बेसिक से लेके एडवांस तक हम कराएंगे, और सारा कंटेंट अपडेट रहेगा, जैसा अभी आपको अपडेट मिल रहा है। मैंने हमेशा बोला है कि हर कोई बैच जो होता है, मैं हर साल इसलिए अपडेट करता हूँ कि उसमें बहुत सारी चीज़ें उस पेपर के हिसाब से चलती है, कुछ नए पेपर होते हैं, और इन सारों में आपको इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। और सबसे ज़रूरी क्या है, आपको पता होगा, ये 2024 में मैंने चलाया था, 2025 में बैच नहीं चला पाया था मैं, कारण क्योंकि बहुत सारे बैचेस चल रहे थे हमारे। 2024 में लगभग 957 टोटल सिलेक्शन मिले थे इस बैच में, मतलब बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे इस वाले बैच में, जो इसी नाम से था 2024 का। तो आप इसको जुड़ सकते हो। उस बार एक अच्छा रिजल्ट रहा था, उम्मीद करेंगे इस बार भी अच्छा रहेगा। पर मैंने आपको बोला है बेसिक से लेके एडवांस, इसमें जल्दीबाजी नहीं रहेगी, इसमें हर चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें एक इकोनॉमिक्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, मतलब इसी में ऐड रहेगा वो बैच, अलग से भी मुश्किल है आएगा वो, पर पहले हम इन सभी को धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स पे चलेंगे। तो बैच के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, हर SSC के एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवेज़ वाले भी ज्वाइन मत कीजिएगा इसे, रेलवेज़ वालों के लिए मैं अलग से बनाऊंगा वो बैच, और बेसिक से लेकर एडवांस रहेगा, और सारी PDF वगैरह आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर्स भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे अपडेटेड चीज़ें रहेंगी जो अभी आपके रिसेंट के पेपर में रहा है। और जैसा आप लोग पसंद करते हैं डिटेल में पढ़ाना, वही मैं चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो एप्लीकेशन में जाके देख लीजिएगा एक बार आप, ठीक है, वहाँ पर आपको ऊपर दिख जाएगा। और इंक्वायरी नंबर मैंने आपको दे रखा है। प्राइस इसका मिनिमम ही रहेगा, क्योंकि प्राइस में हर किसी के अप्रोच में रहे वो मैं आपको देता हूँ। पर एक चीज़ मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगती, देखिए मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जैसे मैं काफ़ी लोगों को जैसे इंक्वायरी नंबर रहता है, व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं, बड़ा मैं सुन के बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि बैच की प्राइस इतने मिनिमम रखे गए, फिर भी पूछते बैच का प्राइस क्या है। पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं रह गई क्या आज के ज़माने में? मेरे ये समझ नहीं आता। किसी भी अदर जगह जाता हूँ मैं, जैसे कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैथ्स की कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं। मैं हमारे प्लेटफॉर्म में तो मैथ्स नहीं पढ़ाते हम लोग, तो कह रहे थे मैथ्स की कोचिंग लेनी चाहिए कि नहीं, कि हम यूट्यूब से कर लेंगे। अब पता नहीं किस ज़माने में जी रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आज के टाइम पे एक नॉर्मल बच्चा भी 500 नहीं अरेंज कर पा रहा, एक 1000 का बैच होता होगा किसी प्लेटफॉर्म में, से ज़्यादा कोई ऑनलाइन बैच नहीं है मैंने जितने लोगों को देखे हैं, 1000 से ज़्यादा नहीं होगा। इतना भी नहीं आप अचीव कर पा रहे, या इतना भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग? इम्पॉर्टेंस आपकी पढ़ाई के लिए आपकी सजगता होनी चाहिए। एक मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, एक स्टूडेंट मुझे मैसेज करे कि जब मैं सुनने में मुझे आया कि 250 रुपये का बैच कर दीजिए। ये कोई बार्गेनिंग चल रही है? सब्जी मंडी चल रही है यहाँ पर?
प्रायोरिटी है सारी चीज़, प्राथमिकता है आपकी। आप प्राथमिकता किस चीज़ को दे रहे हैं? आप पढ़ाई देना चाह रहे हैं कि नहीं देना चाह रहे, या आप सोच रहे हैं कि मेहनत करते हैं थोड़ा सा हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। एक चीज़ क्लियर रखिएगा, मैं हर किसी बच्चे को बोलता हूँ, अगर आप तैयारी इस तरीके से आ रहे कि बस हो जाए तो हो जाए, नहीं होगा। आज के ज़माने में लेवल बहुत ऊपर हो गया एग्ज़ाम का। आज के टाइम पे कंपटीशन वाकई में बहुत अच्छा हो गया। हर कोई बच्चे के पास एक टेक्निकली चीज़ें हैं, उसके बाद यूट्यूब है वगैरह वगैरह सब। यूट्यूब से पढ़ाई नहीं हो सकती, मैं 1000 बार आपको बता चुका हूँ। यूट्यूब पे कोई टीचर इतना कंटेंट दे ही नहीं पाएगा जितना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जितना वो रिलायबल यहाँ के लिए वहाँ नहीं होगा। देखिए, जब मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, मुझे हमेशा रहता है कि मेरी आज की क्लास मिस हो गई एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे नहीं रह पाती। यूट्यूब पे तो हम फ्री में दे रहे हैं ना, कौन कुछ बोलेगा। और हमेशा मैंने आपको बोला है, कोई चीज़ फ्री होती है ना, वो फ्री ही रहती है। उसकी वैल्यू आप तब करेंगे जब आप उसको परचेज कर रहे हैं। इसलिए आपको कोई भी जगह, चाहे मैथ्स की कोचिंग ले रहे हैं, इंग्लिश की ले रहे हैं, कभी मत सोचे करें। ये मैं अपने बैच के लिए नहीं कह रहा, मैं किसी भी जगह आपको बोलता हूँ। 2 मूल मंत्र रखना अपनी तैयारी के टाइम पे, एक मेहनत से नहीं डरना है, दूसरा बैच या किसी भी चीज़ को लेने से पहले मत सोचिए आप कभी ज़िंदगी में, अगर सक्सेस लेनी है आपको। अपने बारे में मैंने आपको संघर्ष बताया था, मेरा कितना परेशान रहा था मैं, घर का बड़ा था, हर चीज़ें झेली थी हमने, खुद से पढ़ाता था, फिर पढ़ने जाता था, लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, बहुत चीज़ें करी थी, खुद से करते थे। जहाँ भी मुझे लगता था कि 1% भी मेरा फ़ायदा करता था, बुक्स मैं ले लेता था। ऐसी बहुत सारी बुक्स है मेरी जो कोई काम की नहीं रही, वो मतलब उसी समय लेते थे, पता चलता था यूज़लेस है। इसलिए आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए। आज के लिए इतने ख़त्म करते हैं, बाकी कुछ डाउट वगैरह रहेंगे तो इंक्वायरी नंबर दे रखा है, इसमें आप एक बार देख लेना। थैंक यू आज के लिए ना।